हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी लोगों का लिटरेचर लवर्स पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर राजेंद्र कुमार। एक बहुत बेहद खास सीडीपी की क्लास आप सब लोगों के बीच लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग आज डिस्कस करेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजे। बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट, एक एक प्रश्न कैसे बनता है, सब पर डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। तो चलिए सभी लोग सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लिटरेचर लवर्स द नेम ऑफ ट्रस्ट। आपको चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी अदर कोई भी कोर्सेस हो, चाहे अदर क्लासेस हो, वो हमारे प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। और साथ ही साथ सीटेट का ये निःशुल्क बैच जो मैं लेकर आया हूँ, इस निःशुल्क बैच में आपको बहुत सारी क्लासेस जिसमें हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, ईबीएस, संस्कृत और अदर मिलने वाली हैं। तो सब लोग एक बार बता दीजिए ऑडियो और वीडियो सब कुछ क्लियर है। इसके बाद सेशन को स्टार्ट किया जाए। गुड आफ्टरनून, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पर आप लोग समझ लीजिएगा, ये जो क्लासेस होती हैं आपकी डेली होती हैं और अभी बीच में फिलहाल मेरी 2 दिन की छुट्टियां थी, है ना। उस छुट्टियों के दौरान मैं कुछ रिलेटिव में शादी थी तो रिलेशन में कहीं गया हुआ था, लेकिन अब फिर से आप लोगों के बीच में आ चुका हूँ। बहुत बढ़िया से इस सेशन को समझेंगे सभी लोग। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एक बार जरूर बताइएगा। और ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का मतलब आप समझते हैं। ये जो जीन पियाजे है इतना इंपॉर्टेंट है, इससे इतने सारे प्रश्न आपके बनेंगे कि आप पेपर में जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, है ना। बिल्कुल, तो ये जीन पियाजे पर आपको ये पूरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी आज डिस्कस करना है। एक एक प्रश्न, एक एक पॉइंट आगे बढ़ा जाए। और इससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो क्लासेस हैं वो आपको मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ। सीटेट की क्लासेस जिसमें सीडीपी और ईबीएस इन दोनों कोर्सेज को, दोनों सब्जेक्ट को मैं डिस्कस करता हूँ। तो आप लोग बिल्कुल मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ये फॉलो करना है मुझे अनअकैडमी पर, और वहाँ पर ऐसे आप फॉलो करते हैं मेरी जितनी भी आने वाली लेटेस्ट क्लासेस होंगी और करंट की क्लासेस होंगी वो आप सबको दिख जाएंगी। उस क्लासेस के माध्यम से आप एनरोल कर लें। डेली क्लासेस होती है यहाँ पर। मैं बहुत सारे सीटेट की, सीडीपी और ईबीएस की थ्योरी और साथ ही साथ एमसीक्यू पीवाईक्यू सीरीज आप सबके बीच डिस्कस करता हूँ। तो ये थी मेरी थोड़ी सी जानकारी। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर, जीन पियाजे। पहले तो हम लोग कोई थ्योरी पढ़ें, थ्योरी के देने वाला व्यक्ति कौन है और उस व्यक्ति का क्या महत्वपूर्ण योगदान है, कहाँ से बिलोंग करता है। 1 नंबर का प्रश्न आपके टेट सीटेट या कहीं पूछा जा सकता है ना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया से समझिएगा। और ये जीन पियाजे, देखिए जीन पियाजे नाम बहुत बढ़िया है। जीन और पियाजे कितना बढ़िया से नाम है, लेकिन ये नाम आप समझ लीजिएगा, ये स्विस के एक मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे जो थे कहाँ से, स्विट्जरलैंड। स्विस का मतलब स्विट्जरलैंड, है ना। स्विट्जरलैंड आप याद रखिएगा, एक कंट्री है और दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है, पृथ्वी का स्वर्ग स्विट्जरलैंड। बहुत खूबसूरत, सुंदर, प्यारा सा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर इसको समझेंगे। इन्होंने, इनका जो 1886 में जन्म हुआ स्विट्जरलैंड में, और इसके बाद इन्होंने जो आज जो मनोवैज्ञानिक रूप से जीन पियाजे ने क्रांति पैदा कर दी, वो किस क्षेत्र में, उन्होंने ज्ञानात्मक विकास के, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारी अपनी थ्योरीज दी। उस थ्योरीज के माध्यम से बताया कि एक बालक है, उसका डेवलपमेंट है वो कैसे होता है। जैसे कई सारी स्टेजेस इन्होंने दी कि जो स्टेजेस हैं आपकी वो कौन कौन सी हैं, और स्टेजेस के साथ साथ जो बहुत सारे कंसेप्ट निकल कर आए। जैसे उसमें अभी हम लोग पढ़ेंगे सामंजन, आत्मसातीकरण, सामीकरण। तो बहुत सारे पॉइंट और टॉपिक उन्होंने दिए हैं, उस पर हम लोगों को विचार करना है, समझना है। ये सबसे बड़ी चीज, जीन पियाजे का एक प्रश्न डायरेक्ट बनता है कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो स्विट्जरलैंड से। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी, तो ज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी। ज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। बिल्कुल, ये चीज आप समझ लीजिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट और टॉपिक जो डेली हम लोग अपनी चर्चा में, अपनी पढ़ाई लिखाई में यूज करते हैं, उसको हम लोग कैसे सीडीपी के माध्यम से हैंडल करेंगे, समझें। यहाँ पर पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत है उसके कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कुछ थ्योरी है जो, उसके कुछ कंसेप्ट्स हैं और उन कंसेप्ट को पहले नंबर पर समझेंगे। अनुकूलन, देखिए अनुकूलन का मतलब होता है एडॉप्ट करना, एडेप्टेशन। किसी भी इन्वायरमेंट में रहें आप, किसी भी चीज को पढ़ें, खाएं, उसके साथ संपर्क में रहें, तो उसके साथ आपको क्या करना पड़ता है, अनुकूलन बनाना पड़ता है, एडेप्ट करना पड़ता है उसको। तो यहाँ पर एडेप्ट का मतलब उन्होंने दिया है कि पियाजे के अनुसार बालकों में वातावरण के साथ सामंजस्य यानी जो एनवायरमेंट है उसके साथ क्या एडेप्टेशन करने की क्षमता होती है। और ये जो प्रवृत्ति होती है जन्मजात होती है, यानी बाय बर्थ। जन्मजात का मतलब आप जैसे ही जन्म लेते हैं उस दौरान आपको ये सब चीजें
मिली हुई होती हैं और इस अनुकूलन की बहुत सारी कई उप प्रक्रियाएं भी होती हैं, कैसे हम लोग हैंडल करते हैं। तो अनुकूलन का मतलब एक ऐसा वातावरण जहां पर रह करके आप अपने बहुत सारे काम, ज्ञानात्मक, फिजिकल, कॉग्निटिव सभी प्रकार के डेवलपमेंट एक साथ कर पाए। देखिए ये जो शब्द हैं थ्योरी हैं, एक प्रकार से कंसेप्ट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। दूसरा है आत्मसातीकरण, एसिमिलाइजेशन, इसको बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। आत्मसातीकरण, आपने शब्द का नाम सुना होगा, कहते हैं कि पढ़ लो, पढ़ने के बाद इसी चीज को क्या कर लो, आत्मसात कर लो, यानी अपने अंदर अपने मनन और चिंतन के जो स्तर होते हैं वहां पर जाकर के इसको एक प्रकार से स्टोर कर लीजिए, आत्मसात कर लीजिए। आत्मसातीकरण से अफवाह है कि बालक अपनी समस्या का समाधान करने के लिए, क्या करने के लिए, समस्या का समाधान, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए अथवा वातावरण के साथ सामान्य स्थिति स्थापित करने के लिए पूर्व में सीखी गई क्रियाओं का सहारा लेता है। देखिए आत्मसातीकरण का मतलब आपने जो पूर्व में बहुत कुछ सीखा होगा, जैसे हमने सीखा वाइगोत्स्की, लियो वाइगोत्स्की के बारे में हमने सीखा। अब ये पूर्व में लिया गया ज्ञान था, उस ज्ञान को आप जीन प्याजे के साथ कुछ ना कुछ चीजें मिल रही होंगी तो उसके साथ आप रिलेट करेंगे और उसी रिलेट की हुई चीज को ही कहते हैं आत्मसातीकरण, एसिमिलाइजेशन, यानी पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ना, और यही कहलाता है एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल बताइएगा, कोई दिक्कत या कोई पॉइंट समझ में ना आए तो उस पर हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग समायोजन। समायोजन का मतलब होता है जो पूर्व में कुछ भी चीजें आपने सीखी हैं, कुछ भी जो चीजें आपने सीखी वो डायरेक्ट आपकी यूज में नहीं आएंगी, उसके साथ आपको सामंजस्य बिठाना होगा, उसके साथ रिलेशन बनाना होगा, और जब ये समायोजन बन जाएगा तो ये पूरी चीज है वो क्या हो जाएंगे, सामंजस्य जो होगा वो एनवायरमेंट के साथ आप सामंजस्य बिठा लेंगे। कहते नहीं भाई साहब की सामंजस्य बना के रहिए, यानी उनके साथ संपर्क में रह करके उनके साथ नई नई चीजें सीख करके आप अपना क्या कर सकते हैं, सामंजस्य बढ़ा सकते हैं। एकोमोडेशन जिसको बोलते हैं। साम्य धारण नेक्स्ट है आपका कंसेप्ट, साम्य धारण। साम्य का मतलब होता है दोनों अवस्थाओं में समानता लाना, यानी बराबर साम्यता आना, एक और दो दोनों अवस्थाएं एक साथ मिलकर के एक इक्विलिब्रियम स्थिति में आ जाएं, साम्य धारण हो जाए, यानी दोनों शांत स्थिति में पहुंच जाएं, उसको बोलते साम्य धारण। यानी जो एक कंसेप्ट है वो बताता है कि अनुकूलन अनुकूलन से मिलता जुलता है, जैसे आप अनुकूलन करते हैं वैसे ही साम्य धारण होता है। बालक आत्मसातकरण और समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करता है। बीच का मतलब होता है जैसे आपने एक क्रिया सुनी होगी H2O जैसे होता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बना होता है ना आपको, और इसी को फिर क्रिया रिटर्न करके बना देते हैं, तो ये कहलाता है आत्मसातीकरण। मतलब क्या बोलते हैं, सॉरी, साम्य धारण। साम्यता है दोनों के बीच, दोनों को फिर से उस स्थिति में वापस लाया जा सकता है, ऐसे ही इसको समझते हैं। यानी समस्याओं के बीच, क्या जो समस्याओं के बीच था आपका, उसके बीच उन्होंने क्या किया, संतुलन बना लिया। आत्मसातीकरण और समायोजन, एसिमिलाइजेशन और एकोमोडेशन के बीच उन्होंने क्या किया, बैलेंस स्थापित किया है, संतुलन स्थापित किया है। और इस साम्य धारण जो प्रत्येक कंसेप्ट है, इसके द्वारा बालक आत्मसातीकरण और समायोजन दोनों का प्रयोग करेगा साम्य धारण में। क्यों? क्योंकि साम्यता लाना है, आपको जो सीखा है उसको भी, जो भी आप सीखने वाले हैं उसको भी, दोनों को मिला करके एक स्थिति ऐसी आएगी जहां पर आप बहुत सारी चीजें सीख चुके होंगे। आगे देखेंगे संरक्षण। देखिए संरक्षण का मतलब आप समझते हैं कंजर्वेशन, है ना, किसी चीज को संरक्षित करना। अब संरक्षित क्या करना है ये समझें आप। संरक्षण से अभिप्राय वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता को पहचानने व समझने की क्षमता है। संरक्षण का मतलब होता है बचाना, जो हमने जाना और समझा उस चीज को रिजर्व कर लेना, बचा के रखना ही क्या कहलाता है, संरक्षण। शब्द है थोड़ा सा सीडीपी की भाषा हल्की सी टिपिकल होती है, लेकिन उनका अर्थ बहुत ज्यादा गूढ़ होता है ना। बिल्कुल समझे। यहाँ पर किसी वस्तु के रूप में रंग में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता से है। जैसे आपने किसी भी चीज को देखा, पहले आपको क्या है, काली वो चीज दिख रही थी, और फिर उसी से मिलती जुलती चीज जो लाल कलर की आपको दिखेगी, तो आपके दिमाग में वो चीज के बारे में लिख चुका है दिमाग में। जैसे आप एक गाय को देखें, लगभग गाय का कलर सफेद होता है, और आप भैंस को देखें
तो आपके दिमाग में ये सेट हो चुका है कि कहीं ना कहीं व्हाइट कलर जो दिखेगी जानवर की वो गाय होगी, और ब्लैक जो दिखेगा वो कहीं ना कहीं भैंस होगा। तो ये संरक्षण हो चुका है, आपके माइंड में कंजर्व हो चुका है ना। तो इसी को बोलते हैं संरक्षण। समझ में आ गया? किसी भी वस्तु के बारे में क्लियर कर देना, यानी आपके माइंड में जो पहले से सेट था, कंजर्व चीज थी, उसको आपने समझा कि व्हाट इज दिस ब्लैक एंड व्हाट इज दिस रेड, है ना। तो इनके बीच में आपने क्या किया, अंतर कर लिया। आगे देखेंगे हम लोग संज्ञानात्मक संरचना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। देखिए जो शब्द है ना, इसका बहुत ज्यादा अर्थ आप लोग डाउट में आ जाते हैं। संज्ञान का मतलब सीधे सीधे हमारे ज्ञान से है, ज्ञान के एक स्तर से है, यानी जो हमारे दिमाग में हमारी समझ में चीजें विकसित हो रही हैं उसी को हम ज्ञान संज्ञान कहते हैं। ज्ञान हम लोग साधारण भाषा में प्रयोग करते हैं और बाल विकास में या दर्शन शास्त्र में हम लोग इसको संज्ञान कहते हैं। किसी भी बालक का मानसिक संगठन या मानसिक क्षमताओं के सेट को संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। यानी आपका किस प्रकार का दिमागी स्तर है, किस प्रकार का माइंड सेटअप है आपको, और उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, संज्ञानात्मक संरचना। आपके दिमाग कितना अच्छा है, आप कितना अच्छा सोचते हैं, कितना अच्छा आप कर रहे हैं, ये आपकी दिमाग की संरचना डिपेंड करती है ना। कितना अच्छा आपका दिमागी स्तर, ये संरचना से निर्भर हो जाएगा। जैसे एक बालक है 5 वर्ष का है और उसका कहीं ना कहीं ये जो माइंड सेट है कि हम 5 से 6 और 7 वर्ष के जो बालक हैं उनसे ज्यादा बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका संज्ञानात्मक जो क्या है संरचना है वो 5 वर्ष के बालक से कहीं ज्यादा है, तभी तो वो सोच पा रहा है ना। तो ये संरचना है और उसका आईक्यू लेवल भी उसी स्तर का होगा, उसकी संरचनात्मक जो चीजें होंगी, क्रिएटिविटी होगी, वो सब एकदम डिफर होगी। यानी एक ज्ञानात्मक संरचना जो होती है वो आपकी मानसिक क्षमताओं और मानसिक संगठन के बारे में बताती है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, मानसिक संक्रिया, मेंटल प्रोसेस। आपके दिमाग में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं और उन प्रक्रियाओं को कहीं ना कहीं दिमाग यानी मस्तिष्क, ब्रेन, मेंटल स्टेज पर ही होता है उसकी प्रोसेस। ऐसे नहीं कहीं आप कर सकते, कोई गुणा भाग की प्रक्रिया नहीं है। बालक द्वारा किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करना मानसिक संक्रिया कहलाता है। यानी आपने किसी भी प्रकार की प्रोसेस की और उसके बारे में आपने क्या किया, चिंतन किया, उसके बारे में थिंकिंग की, सोचा, तो उसी को बोलते हैं आप लोग क्या, मानसिक संक्रिया, मेंटल प्रोसेस। दिमाग ने आपने जो भी चीज स्टोर करके रखी थी, फिर उसके बारे में आपके दिमाग ने सोचा, चिंतन किया और उसके बारे में विचार किया, और इसी को बोलते हैं मानसिक संक्रिया। आगे देखते हैं, ये सब स्कीम्स और स्कीमा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों आप याद रखिएगा, कुछ है नहीं, बस सिर्फ शब्दों के नाम है, इसको आपको समझना है। स्कीमा देखिए, पहले देखते हैं स्कीमा, सॉरी स्कीम्स देखते हैं फिर स्कीमा देखेंगे। व्यवहारों में संगठित पैटर्न में जिसको आसानी से दोहराया जा सके। देखिए ऐसे चीजें जो आप डेली यूज में करते हैं, जैसे आप कोई बाइक चला रहे हो तो आप बाइक चलाते हुए जो उसका ऑडोमीटर होता है ना, स्पीडोमीटर जिसको बोल सकते हैं, वो आप क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। इससे आपको पता है, आपके दिमाग में इस चीज को सेट करके रखा है कि आप यदि इसको आगे ऐसे कर देंगे तो इससे गाड़ी की स्पीड बढ़ जाएगी। यानी ये स्कीम्स हैं, आपके दिमाग में ये पैटर्न सेट हो चुका है। यदि मैं इस पेन को चलाऊंगा तो इससे कुछ ना कुछ लिखा ही जाएगा। तो ये दिमाग में, हमारे माइंड में एक पैटर्न सेट हो चुका है और इन्हीं पैटर्न सेट को क्या बोलते हैं, स्कीम्स बोलते हैं। एक सेट पैटर्न को हम लोग ऑलरेडी जो फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं स्कीम्स। और यहां पर समझेंगे स्कीमा क्या होता है, मानसिक संरचना से जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। यानी आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। स्कीमा क्या होता है, जो आपने बहुत सारे पैटर्न्स पहले से फॉलो कर रखे थे, है ना, स्कीम्स में। तो स्कीम्स और स्कीमा में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो एक पूरा पैटर्न है और उसी पैटर्न को जब आप यूज करते हैं स्कीम्स में तो वो आपका अलग हो जाता है। स्कीमा का मतलब एक हर चीज को हमने जनरलाइज कर दिया, जान लिया कि गाड़ी क्या है, चलाते कैसे हैं, सब कुछ जान लिया। लेकिन अब उसके बारे में हम लोगों का एक पैटर्न जो माइंड में सेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्कीम्स। बिल्कुल इसमें अंतर नहीं है स्कीमा और स्कीम्स में। शब्दों पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, शब्द बहुत कठिन नहीं है, बस सरल सी चीज है। यानी ये आपके दिमाग में हर चीज को सामान्य कर देगा। स्कीमा एक पूरा पैटर्न बन चुका है, फिक्स्ड पैटर्न है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। लेकिन
ये जो स्कीम्स है आपकी, इसमें आपके दिमाग में बहुत सारे पैटर्न सेट हो चुके हैं और उस सेट जो पैटर्न है, आपने जैसे गाड़ी चलाना सीख लिया, आपने दौड़ना सीखा, आपने किसी से बात करना सीखा, आप हंसना सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चीज सेट है कि हम कुछ इस प्रकार की अपने भाव भंगिमा को बनाएंगे जिससे पता चलेगा कि हम हंस रहे हैं, हम गुस्से में हैं, या फिर हम कुछ और अलग प्रकार की एक्टिविटी कर रहे हैं। समझ में आ गया होगा, आई होप। आगे देखते हैं विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। आपने बहुत सारी चीजें सीखी लेकिन उनको अब क्या करते हैं, आप डिसेंट्रलाइज करते हैं। कैसे? देखिए किसी भी चीज के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ऑब्जेक्टिव रूप में या रियलिस्टिक रूप में उनके बारे में सोचना विकेंद्रीकरण कहलाता है। आप किसी चीज के बारे में सीखें लेकिन कैसे उसके बारे में वास्तविकता से जाने। पहले अभी हम लोग उसके पैटर्न पर बात कर रहे थे, लेकिन अब हमको उस चीज के बारे में एक रियलिस्टिक वे में जानना है कि आखिर दिस टाइप ऑफ थिंग इज क्या है ना। प्रारंभ में बालक ऐसा नहीं सोचता, परंतु 2 साल का होते होते वस्तु के बारे में वास्तविक ढंग से सोचने लगता है। क्यों? क्योंकि छोटा जब बालक रहता है तो वो नहीं सोच पाता, उसका दिमाग सेंट्रलाइज नहीं हो पाता। धीरे धीरे बहुत सारी चीजों पर अपना दिमाग सेंट्रलाइज करता है। केंद्रीकरण का मतलब हो गया एक चीज पर सेंटर करना, और विकेंद्रीकरण का मतलब बहुत सारी घर में जो वस्तुएं आपकी होंगी, खेलने के सामान, खाने के, जो घर के जो लोग हैं, परिवार के सदस्य, उनको सबको देख देख करके वो दिमाग में सेंट्रलाइज कर लेगा कि ये हमारे दादाजी हैं, ये हमारे पापा जी हैं, ये हमारी माता जी हैं। तो विकेंद्रीकरण हो गया, यानी वस्तु स्थायित्व एक प्रकार से उसके दिमाग में हो रहा है, लेकिन अलग अलग चीजों को वो जानने लग गया है। इसी को कहते हैं विकेंद्रीकरण, है ना। बिल्कुल। आगे देखें पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं उनको 4 भागों में, 4 स्तर में बांटा हुआ है। इसको आप समझिए, बहुत कठिन नहीं है। 4 स्तर से 1 और 2 प्रश्न आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीधा सीधा है कि ये आपकी जो मेन चीज है ये है, एक ही स्लाइड से आप पूरी चीजों को समझ सकते हैं। 4 अवस्थाएं जिसको बोलते हैं हम लोग सेंसोरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। 4 प्रकार के स्टेजेस बताई गई हैं। उन स्टेजेस को हम लोग ईयर वाइज भी देखेंगे। यहाँ पर पहली जो है संवेदी गामक अवस्था, यानी सेंसोरी मोटर स्टेज। कौन सी? सेंसोरी मोटर स्टेज। सेंसोरी का मतलब होता है संवेदना। संवेदना क्या होती है? जैसे आंख, नाक, कान, त्वचा, जो आपके संवेदन सेंस ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जो चीज हम लोग करेंगे, सीखेंगे और जानेंगे, उसको बोलते हैं संवेदी गामक, है ना। संवेदी गामक अवस्था ये छोटे बच्चे की होती है, 0 to 2 ईयर, है ना। 0 से 2 वर्ष के बालक के बीच जो प्रक्रियाएं होंगी ये सब सेंसोरी मोटर में आएंगी। दूसरी अवस्था इन्होंने दी पूर्व संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल स्टेज। दूसरी स्टेज है ये 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच होती है। तीसरी अवस्था इनकी जो बताई गई है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कॉन्क्रीट। मूर्त का मतलब आप समझ रहे हैं, जो चीज आपके सामने, जिसको छुआ जा सके, जिसके बारे में आप जान सके, उसको बोलते हैं मूर्त, है ना, कॉन्क्रीट। और लास्ट है आपकी चौथी अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो आपके अमूर्त बोल सकते हैं, औपचारिक, जिसमें आप लोग जिन चीजों के बारे में जानते भी नहीं है फिर भी उन चीजों के बारे में आपको पढ़ना और बोलना, समझना सिखाया जाता है। इसको बोलते हैं चौथी अवस्था, जो कि आपकी यहाँ पर 7 से 11 तीसरी होगी और 11 से 15 जो अवस्था होती है वो चौथी अवस्था होती है। यहाँ पर आप समझ लीजिएगा, ये मैंने यहाँ पर चित्र भी दे रखा है, इसका आप समझिए, है ना, प्यारा सा चित्र है, आप इसको समझें। बर्थ टू 2 ईयर ये पहली स्टेज हो गई। 0 से 7 ईयर आपकी प्री ऑपरेशनल, थर्ड आपकी द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, 7 to 11 ईयर, और फोर्थ है आपका फॉर्मल स्टेज। 12 वर्ष से ऊपर की जो अवस्था होती है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से उसको जाना जाता है। यहाँ पर 4 चीजें आप लोगों ने देख ली। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की ये 4 अवस्थाएं, ये पूरी की पूरी एक स्लाइड आपको 1 नंबर डायरेक्ट देने वाली होती है। इस स्लाइड को चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी आराम से ले सकते हैं। पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है अवस्था और उनके साथ जुड़ी हुई एजेस, है ना। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ा जाए, पहली अवस्था देखते हैं। इस अवस्था में सबसे बड़ी चीज बस संवेदनाएं हैं। संवेदनाएं क्योंकि संवेदी गामक, आपकी जो सेंस है, नाक, कान, है ना, आपकी आंख, त्वचा और जीभ, जो 5 आपकी ज्ञानेंद्रियां होती हैं,
इनके माध्यम से आप सेंस प्राप्त करते हैं, वो कि छोटे बच्चे में तो पांचों नहीं डेवलप होती। इस अवस्था को पहले हम लोग समझते कि 0 से 2 वर्ष की होती हैं। आंख, नाक और कान, ये 3 होते हैं इसके माध्यम से बच्चे में, क्योंकि अभी बच्चे में धीरे धीरे से जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो बढ़ती जाएंगी उम्र के साथ। और स्कीमा छोटे छोटे बच्चों की प्रक्रिया मस्तिष्क से जुड़ी रहती हैं, यानी छोटी छोटी जो चीजें बच्चे कर रहे हैं, एक पैटर्न है जो समान रूप से बच्चे करते हैं। जैसे उसको रोना शुरू कर देगा बच्चा, अपने आप में बोलना शुरू कर देगा, बबलाएगा, है ना, पैर यहीं से पटकता है बच्चा, और कहीं ना कहीं उसके रोने के साथ साथ वो कई प्रकार की और भी एक्टिविटी करता है। तो वो एक सामान्यीकरण एक स्कीम से दी गई है, सेट पैटर्न है उसका। बच्चा वस्तु स्थायित्व, इसमें पेपर में सीधे आता है संवेदी गामक अवस्था में सबसे पहले ऑब्जेक्ट है वस्तु स्थायित्व है। क्या होता है इसमें गुण आ जाता है बच्चे में। कहीं ना कहीं आप देखते देखते जो बच्चे हैं छोटे, घर में अपने मम्मी पापा को, दादा दादी को जानने लगते। क्यों? क्योंकि वो उसको रोज देखते हैं। अभी उनके लिए इंसान कोई ऐसी चीज नहीं है, बस दिखाई दे रही है जो चीज, वो क्या करती है उनके दिमाग में परमानेंट हो जाती है। यानी वो क्या करती है, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, एक प्रकार से वस्तु स्थायित्व हो जाती है। और भूख लगने की स्थिति को बालक रोकर व्यक्त करता है। जैसे बच्चे को भूख लगती है तो वो क्या करता है, रोकर व्यक्त करता है और कुछ नहीं, क्योंकि सिर्फ उनके पास इतनी ही चीजें हो सकती हैं। वो बोल सकते हैं, हाथ पैर तो उतना चला नहीं पाते, 2 वर्ष तक तो फिर बच्चा चलने लगता है, लेकिन फिर भी बोल नहीं सकता शुरुआती अवस्थाओं में। जिन वस्तुओं को बालक प्रत्यक्ष देखता है उसके लिए उसी का अस्तित्व होता है। जिनको वो डायरेक्ट देखता है उसी के बारे में वो सोचता है और उसी के लिए उनका अस्तित्व है। जैसे माता पिता को रोज देख रहा है तो वही उसके लिए चीज है। यदि दूसरे कोई अदर व्यक्ति उसको खिलाएंगे या उससे बात करेंगे तो बच्चा रोने लगता है। क्यों? क्योंकि वस्तु स्थायित्व उसके दिमाग में सेट हो चुका है। और यदि वो लॉन्ग टाइम तक वो चीज आपके दिमाग से दूर रहेंगे तो आप हो सकता है धीरे धीरे भूल जाए, लेकिन बच्चे एक पैटर्न पर काम करते हैं, एक स्कीमा पर काम करते हैं। समझ में आया ना? बिल्कुल। एक स्टेज आपकी कंप्लीट हो गई, संवेदी गामक अवस्था। दूसरी देखते हैं, आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है दूसरी, क्योंकि बच्चा अब छोटा सा बड़ा हो रहा, थोड़ा 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है ये, है ना। 0 to 7 ईयर, 0 to 2 ईयर और 2 से 7 ईयर, ये दूसरी स्टेज है। इसमें उम्र पूछा जाता है। दूसरों के संपर्क में इससे शिशु आएगा, खिलौने से और अदर चीजों से, अनुकरण के माध्यम से वो सीखेगा। जैसे छोटा है बच्चा, बड़ा हुआ तो बहुत सारी चीजें उसने सीखना शुरू किया, उनके बारे में उनको क्या किया, अनुकरण करता है, उनका फॉलो करता है। ये प्रश्न डायरेक्ट पूछता है। आपकी जो प्री ऑपरेशनल एज है इसमें बच्चा अनुकरण करेगा, आपको देखेगा आप कैसे हंसते हैं तो वैसे वो हंसेगा, है ना। आप यदि जैसे देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जीभ निकालने लगते हैं तो उनको पता नहीं रहता, लेकिन आप जब निकालेंगे वो देखेगा, धीरे धीरे वस्तु स्थायित्व उसके दिमाग में बनेगा तो उसको क्या करने लगता है, वो करने लगता है, अनुकरण करता है। और इस उम्र को इस एज को खिलौने की आयु कहते हैं, टॉय एज के नाम से जाना जाता है। 0 to 7 ईयर जो एक प्रकार से पूरा देख लिया तो एक प्रकार से टॉय एज है, क्योंकि 2-3-4 महीने के बाद बच्चे कहीं ना कहीं खिलौने से संपर्क बना लेते। लेकिन जो 2 से 7 वर्ष है वो फिक्स है, क्योंकि इसमें आपकी एक प्रकार से वस्तु स्थायित्व की जो क्षमता है वो बढ़ चुकी है। स्पष्ट है कि ये खिलौना है, ये चल रहा है, ये बोल रहा है, ये खेल रहा है। इसमें एक नई चीज आती है जिसको आपको समझना है। इस अवस्था में बालक वस्तुओं को क्रम से रखना, हल्की भारी का ज्ञान होना, अक्षर लिखना, रंगों को पहचानना, माता पिता की आज्ञा मानना आदि सीख लेते हैं। आप समझिएगा, बच्चे जो होते हैं इस अवस्था में बहुत सारी चीजों को सीक्वेंस से रखना, क्रम से रखना, और साथ ही साथ ये बच्चे क्या करते हैं, अक्षरों को लिखना सीख जाते हैं। अब बच्चा 3 ईयर का हो गया है तो कहीं ना कहीं वो आपका क्या करेगा, नर्सरी वगैरह में आप पढ़ने भेजेंगे तो धीरे धीरे वो वर्ड्स के माध्यम से ही सही लेकिन लिखना सीख जाएगा, रंगों की पहचान करेगा, माता पिता की बात को भी मानने लगेगा। अब होते हैं कुछ छोटे ही बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बात नहीं मानते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चों में देखा गया कि वो माता पिता की बात मानते हैं, लेकिन वह तर्क वितर्क योग्य नहीं होता। वो कोई तर्क और वितर्क नहीं कर सकता कि क्या सही है और क्या गलत है। उसको तो जो दिखाई दे रहा है, जो उसको समझ में आ रहा है, वो उसको क्या कर रहा है, अनुकरण कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है। माला सिंह, गुड आफ्टरनून। इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। भाई साहब, उनके अंदर रीजनलिटी नहीं है, क्या सही हो रहा है क्या गलत उनको बिल्कुल पता नहीं है। वो डायरेक्ट सिर्फ इस बात पर डिस्कस कर रहे हैं कि ये खाने के लिए चीज है तो खाया जाएगा, ये खेलने की चीज है तो इससे खेला जाएगा। उनको सही और गलत का कुछ पता नहीं है। मम्मी ने कहा कि जाओ 2 किलो वजन उठा लो, भले ही ना उठे, उठाना शुरू, क्योंकि उसको पता नहीं है।
किसी से कह दो आप छोटे बच्चे से जाइए उस बच्चे को जाकर के कुछ मार दीजिए, देखना वो बच्चा मार देगा, उसको कुछ भी पता नहीं है कि ये सही है या गलत है। इसलिए कहते हैं ना कि ये छोटी जो उम्र है, खिलौने की उम्र है, इस पे उनको ज्यादा समझ नहीं होती है। इस अवस्था में बच्चे पड़ोसी बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। वो धीरे धीरे अब घर से बाहर निकल करके पीयर ग्रुप में धीरे धीरे शामिल होना चाहते हैं, पड़ोसी बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। बालक शब्दों और प्रतीकों का प्रयोग करता है, जिसको प्रतीकात्मक खेल खेलता है, परंतु सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता। प्रतीकात्मक खेल का मतलब आप समझ रहे, जैसे देखिए यहाँ पर एक ये छोटा सा गिलास है और एक आपका ये बड़ा सा गिलास है ना। गिलास का चित्र कुछ ऐसे ही होता है, अब ज्यादा अच्छा तो नहीं बना ना। ये गिलास आप समझिए, बच्चा एक गिलास बगल पे रखा है, एक गिलास दूसरा रखा है उसके बगल पे, उसको ये नहीं पता है कि ये बड़ा है या छोटा है ना, वो अंतर नहीं कर पा रहा, बस उसके लिए ये दोनों के दोनों क्या है, ये गिलास है। यहां पर नेक्स्ट देखेंगे, इस अवस्था में बालक परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उसमें विभेद करने लगते हैं। परिवेश की वस्तुओं को पहचानने का मतलब आपके पास पड़ोस में जो लोग हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनको जानने लगते हैं। क्योंकि कक्षा 3, 4, 5 तक आते आते तो वो आपकी उम्र जो है क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। लेकिन 1 और 2 की उम्र से ही आपको जो एनवायरमेंट में बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती है ना छोटी क्लासेस में, वो कहीं ना कहीं आपको क्या वस्तु स्थायित्व से आगे की ओर ले जाती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे देखें, इस दौरान उसमें भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। आप बच्चों को देखा होगा, छोटी उम्र 2 वर्ष के बाद से जो बच्चे होते हैं वो अच्छे से बोलना शुरू कर देते हैं। उनके साथ जो उनका जो वर्ड पावर होता है, शब्द संग्रह होता है, वोकैबुलरी होती है उनकी, वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। जैसे पहले 10-20 शब्द जानते रहते हैं, फिर बड़े हो जाएंगे तो 500 शब्द तक, और ऐसे ही धीरे धीरे उनके पास बहुत बड़ा शब्दकोश हो जाता है। तो क्या इस अवस्था में बालक भाषा को जानना शुरू कर देते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो भाषा कैसी है। नकल भी करते हैं क्योंकि अनुकरण करने की आदत होती है, साथ ही साथ तर्क वितर्क करने की थोड़ी बहुत क्षमता डेवलप हो जाती है। बिल्कुल, चलें आगे। ये स्टेज आपने देख ली। दूसरी, तीसरी स्टेज देखते हैं 7 से 11 वर्ष की अवस्था, जिसको बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त का मतलब कॉन्क्रीट, जो आपके जो चीजें आप छू पा रहे हैं जिनको, उसको मूर्त बोला जाता है। बालक वस्तुओं को इस अवस्था में पहचानने लगता है, उनका विविधीकरण करने तथा वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। यानी आप समझिए, वस्तुओं को भी जानने लगा, उनके बीच कंपैरिजन भी करने लगता है, और ये भी बताता है कि इनके बीच डिफरेंस क्या है, इनके बीच तुलना करेगा तो क्या क्या अंतर है, क्या इनके बीच इक्वलिटी है, इनइक्वलिटी है। ये सब चीजें कहाँ से बालक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से समझता है, और इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। यानी मूर्त चिंतन का मतलब आपने जो चिंतन किया वो एक प्रकार से आपका सार्थक था। जो इस धरातल पे हो पाएगा उसको मूर्त चिंतन बोलते हैं, और जो ना हो पाए वो अमूर्त है ना। बिल्कुल। और इस अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम को समझने लगते हैं। इस अवस्था में यानी तीसरी जो स्टेज है 7 से 11 वर्ष की, इसमें बालक बहुत सारी चीजों के शेप, रेशियो अंतर का मतलब अनुपात, किसी चीज का रेशियो, जैसे 7:3 और 3:7 में वो अंतर समझ रहा है कि कौन सा अनुपात ज्यादा और कौन सा अनुपात कम है। भार है ना, ये 40 किलोग्राम ज्यादा होता है कि 50 किलोग्राम, ये उसको पता चल जाएगा। और क्रम, पहले 1 2 3 4 लिखा जाएगा या फिर 4 5 6 7, तो ये क्रम भी वो जानने लगता है। ये तीसरी अवस्था होती है। अवस्था में बालक दिन रात, तारीख, समय, महीना आदि योग बताने हो जाता है। ये लिखा है महीना और यहाँ पर नहीं लिखा है ना, महीना लिखा है, माह लिखा है, बताने योग्य हो जाता है। यानी बच्चे को ये पता है कि अब कौन सा आज दिन है, संडे है, मंडे, ट्यूसडे है, कौन सी डेट है, आज 13 तारीख है, 15 है, और ईयर भी बताने लगता है कि 2022 चल रहा है या 23। बालक का चिंतन अब अधिक क्रमबद्ध और तर्क संगत होने लगता है। जो चिंतन है उसका वो क्या है, तर्क संगत है, क्योंकि अब उसकी जो अवस्था है वो बढ़ चुकी है, वस्तु स्थायित्व भी हो चुका है, उसके पास रेशियो भी पता पड़ रहा है कैसे है, वस्तुओं का आकार भी समझ पा रहा है। इससे उसकी रीजनलिटी और डेवलप हो जाती है, तर्क करने लगता है। और क्रमबद्धता, उसको पता है कि क्रमबद्ध मतलब 3 आगे आएगा 4 पीछे आएगा। इस अवस्था में तो एकदम क्लियर हो जाता है ना। और लास्ट देखेंगे, भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास हो जाता है। बच्चे बहुत अच्छे से बात करने लगते हैं और उनको किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बातचीत करना, उनको अपनी बात से इंटरेक्ट करना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए बच्चे जो भाषा और संप्रेषण में
काफ़ी अच्छे रूप से विकसित हो जाते हैं थर्ड स्टेज आते आते। आपने देखा होगा बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं वो छोटी उम्र में कितनी प्यारी भाषा बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो भाषा का विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से हुआ है ना। संप्रेषण यानी किसी दूसरे के साथ अपनी जो विचार होते हैं, बातचीत करना, कन्वर्सेशन करना, है ना, डायलेक्ट करना, तो ये संप्रेषण होता है, अपने विचार किसी दूसरे को भेजना। तो बच्चे बोलते हैं ना बहुत प्यारी सी भाषा, तो वो संप्रेषण भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। देखें आज की लास्ट स्टेज है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक का मतलब फॉर्मल, चौथी स्टेज है। इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं क्योंकि तीसरी स्टेज और चौथी में कई सारे चीजें आपको कॉमन समझ में आएंगी, अभी देखेंगे। 11 वर्ष से आगे की अवस्था होती है और इस अवस्था में किशोर मूर्ति के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने के योग्य भी हो जाते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि आपने सूरज, चांद ये सब देखे हुए इस पृथ्वी पर आप रह रहे, अब आपसे कहेंगे कि आप ब्रह्मांड के बारे में कल्पना कीजिए, आपने देखा नहीं है ना, लेकिन उनके बारे में आपसे क्या तर्क करवाया जा रहा है, कल्पनाशीलता आपकी पढ़ाई जा रही है। इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। तार्किक चिंतन का मतलब होता है चिंतन तो है लेकिन उसमें रीजनलिटी है, उसमें क्लियर करना है कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। चिंतन तो छोटी अवस्था से बच्चे करने लगते हैं, लेकिन तार्किक चिंतन कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। आगे देखें, इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। अब बालक है जो जिसका 350 ग्राम के लगभग मस्तिष्क का वजन होता है, अब वो जाके लगभग 1300 से 1400 ग्राम के लगभग हो चुका है। तो इसका मतलब ये आप समझ सकते हैं इस अवस्था में कहीं ना कहीं बालक का जो मेंटल डेवलपमेंट है वो फाइनली हो चुका है ना, मानसिक या संज्ञानात्मक विकास पूर्ण रूप से हो चुका है। लास्ट देखेंगे, बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या का समाधान करने और निर्णय लेने की क्षमता भी आ जाती है। अब आ ही जाएगी जब बच्चा 11 वर्ष से ज्यादा का हो चुका है, यानी आप देख सकते हैं कक्षा 6 या 7 में वो पढ़ रहा होगा और आगे जाके फिर वो क्या बाल्यावस्था को क्रॉस कर चुका है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं इस प्रकार की सब चीजें डेवलप हो जाएंगी। और अमूर्त चिंतन करने में सबसे बड़ी जो चीज होती है उसमें आप निर्णय लेते हैं, स्मरण करते हैं, मनन करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें सिर्फ आप सोच करके जवाब देते हैं, इसको बोलते हैं अमूर्त चिंतन। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में आप लिख करके जवाब देंगे, जैसे 13 + 2 = 15 हो जाएगा, लेकिन अभी इसका आपको अनेक प्रकार से, जैसे आपने कुछ संख्याएं सुनी होंगी जिनको काल्पनिक संख्याएं कहा जाता है, तो वो इमेजिनरी नंबर जो है वो सिर्फ आपके अमूर्त चिंतन पर आएगी और ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में ही बालक कर पाएगा। समस्या का समाधान करने लगता है और लास्ट में खुद बालक अपनी जो समस्याएं हैं उनका स्वयं में समाधान करने लगता है। तो ये जो 4 अवस्थाएं हैं और इन अवस्थाओं से पहले जो शब्दावली है उस पर आप बहुत बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। आई होप कि ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, है ना। ये सीडीपी का एक बहुत बेहतर और शानदार टॉपिक है, इसके हम लोग आगे जाके प्रश्न भी करेंगे। एक राइटर जो मनोवैज्ञानिक है इसका, उस पर हम लोग बहुत सारे प्रश्न करेंगे और बहुत सारे जो प्रश्न का मतलब अलग अलग एग्जाम्स में कैसे पूछा गया है, PYQ उसके कैसे, MCQ कैसे बनेंगे और साथ ही साथ जो एग्जाम पॉइंट उसके हों वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो चलिए आज का टॉपिक बस इतना ही रखते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये बात और ये टॉपिक पूरा समझ में आया होगा। हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो इनके पूरे MCQs करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, अपना रखिए ख्याल, फीडबैक जरूर दीजिएगा कैसा लगा ये क्लास आपको, और ये जो थ्योरी और साथ ही साथ इसकी MCQs की हम लोग बात कर रहे हैं। जब पहले थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो हम लोग MCQs भी बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, क्योंकि पहले डिटेल जानेंगे तभी उसके प्रश्न कर पाएंगे। तो बता दीजिएगा आज का कैसा रहा सेशन, कैसी रही क्लास। आप लोगों का जो CDP है थोड़ा ही सही, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब हम लोग आगे जाके नेक्स्ट में पढ़ेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में, है ना। लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में नैतिक जो विकास का सिद्धांत है उसको पढ़ना बहुत अच्छे से, क्या होता है नैतिक तर्कणा, नैतिक दक्षिणा क्या होती है, सब कुछ समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।